हेलो एवरीवन, सिविल स्टेप हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के लेक्चर में हम लेक्चर 4 करने वाले हैं कंप्यूटर नॉलेज का, जिसमें हम मेमोरी यानी कि स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जब मैंने हार्डवेयर का आपको करवाया था तो उसमें मैंने आपको कहा था कि मेमोरी के लिए मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लास वो जो है ये डेडिकेटेड रहेगी मेमोरी के ऊपर, ठीक है। तो इससे पहले हमने हिस्ट्री एंड जनरेशन कर चुके हैं कंप्यूटर्स की। कंप्यूटर हार्डवेयर हमने कर लिया है सारा, मेमोरी को छोड़ के, जो कि आज करेंगे हम। इसके अलावा सॉफ्टवेयर के ऊपर हमने लेक्चर ले लिया है, ठीक है ना। तो आज की क्लास रहेगी हमारी मेमोरी की, ठीक है। तो इसमें हर एक चीज पढ़ेंगे गाइस कि कितने तरह की मेमोरी होती है, किस तरीके से कंप्यूटर में ये काम करती है, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप सभी ने, कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तो बस एक बार फिर से इसको देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो विद एग्जांपल्स एक एक चीज हम समझने की कोशिश करेंगे, और जितने भी एमसीक्यू इसमें से निकल सकते हैं वो सारे देखेंगे, क्योंकि मेमोरी से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा समझने के लिए, बट मैं कोशिश करूंगा कि जितना आसानी से इसको आपके सामने बता सकूं उतना बता दूं, ठीक है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से होती है हमारे पास मेमोरीज, ये होती है हमारे पास कुछ मेमोरीज, ठीक है। तो आपके सामने है दोस्तों, देखो बेसिकली जो मेमोरी है वो दो तरह की होती है। जो कंप्यूटर स्टोरेज होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। हम क्या करेंगे, टर्म बाय टर्म समझते हुए चलेंगे। पहले इस पूरे के पूरे जो हमारी फ्लोर है इसको समझेंगे, ठीक है। फिर इस वाले को पूरा समझेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारे पास रैम की टाइप्स क्या होती हैं और रोम की टाइप्स क्या रहेंगी, ठीक है। तो एक एक करके सारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जो टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है, देखो प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा एक और मेमोरी होती है, दैट इज कैशे मेमोरी। एक मेमोरी और होती है कैशे मेमोरी, ठीक है। तो कैशे मेमोरी को भी पढ़ेंगे इसी स्लाइड में, ठीक है। तो ध्यान से समझना आप सभी ने कि कौन सी मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, ठीक है। तो प्राइमरी से ही आपको समझ आना चाहिए कि ये वो मेमोरी है जो कंप्यूटर को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक है। दो तरह की जैसे बेसिकली मेमोरीज है, एक प्राइमरी है और एक सेकेंडरी है। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले आपको चाहिए होगी मेमोरी, है ना। तो कंप्यूटर के लिए जो उसका जो मेन मेमोरी होगी वो कौन सी मेमोरी होगी, उसकी प्राइमरी मेमोरी होगी, ठीक है। जिसके बिना कंप्यूटर जो है वो नहीं चल सकता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, उसकी मेन मेमोरी होती है। तो अब देखो गाइस, इसमें दो चीजें आई हैं हमारे पास, ठीक है। एक तो आई है हमारे पास रैम और एक आती है हमारे पास रोम। पहले फुल फॉर्म देख लेते हैं इसका। रैम की अगर हम बात करें तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे अगर हम रोम की बात करें तो रोम क्या होती है जी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब देखो इसमें काफी काफी ज्यादा आपको फैक्ट्स मिलेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा मिलेगी। लेकिन अगर आपका बेसिक क्लियर हो तो आपको वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इजीली इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। सबसे पहले देखो रोम। रोम का अगर आप वर्किंग समझ जाओ तो आपको इसका हर एक चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। रोम की अगर हम बात करें, फुल फॉर्म क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी। और ये जो मेमोरी होती है, इस मेमोरी में एक्चुअल में होता क्या है, देखो सबसे पहली बात तो ये जो रीड ओनली मेमोरी है, इट इज ओनली फॉर कंप्यूटर, ठीक है। ये मेमोरी सिर्फ किसके लिए होती है, कंप्यूटर के लिए होती है, ये एंड यूजर के लिए नहीं होती। मतलब ये वाली जो मेमोरी है ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये किसके लिए, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर ने अपने लिए इस मेमोरी को रखा हुआ है, ठीक है। तो इस मेमोरी में एक्चुअल में होता क्या है, रोम में एक्चुअल में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जो बूटिंग की प्रोसेस है, बूटिंग की जो प्रोसेस होती है, जैसे कई लोग हम बोल देते हैं बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैपिंग की जो प्रोसेस होती है, उस सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को कहाँ रखा जाता है, रोम में। वो सॉफ्टवेयर कहाँ होता है बेटा, रोम में होता है, ठीक है। इसको एक चीज और बोलते हैं BIOS, बाइस, नाम सुना होगा कभी आपने, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो ये जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का जो जितना भी सॉफ्टवेयर होता है, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो सारी इंस्ट्रक्शंस कहाँ होती हैं, रोम में होती हैं, ठीक है। अब ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता क्या है, ये बूटिंग क्या होता है, ये बूटस्ट्रैप एक्चुअल में होता क्या है। भाई देखो, आपने क्या किया, कंप्यूटर को पावर सप्लाई के साथ जोड़ दिया, ठीक है, और आपने बटन कर दिया ऑन, ठीक है। तो कंप्यूटर स्टार्ट होने लग जाता है। आपने देखा होगा कंप्यूटर स्टार्ट होने लग जाता है। तो कंप्यूटर किस तरीके से स्टार्ट होगा, कंप्यूटर जो है वो किस तरीके से स्टार्ट होगा, जो जो उसमें इंस्ट्रक्शंस डाली गई हैं, ठीक है, कंप्यूटर को बताया गया है कि भाई तुमने इस तरीके से स्टार्ट होना है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होगी, रोम में होगी,
ठीक है, वो सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है बेटा वो कहाँ होने वाली है, रोम में होने वाली है। ठीक है जी, तो ये जो रोम होती है, ठीक है, ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए होती है, इसमें अपना कोई डेटा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमने इसमें मूवीज डाल के रखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि रोम जो होता है जो वो सिर्फ होता है कंप्यूटर के लिए। ठीक है, रोम में क्या चीजें फीड होती है, बायोस। ठीक है, बायोस की फुल फॉर्म आपने याद करनी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है जी, अब तीसरी चीज इसमें क्या आएगी, नेक्स्ट चीज इसमें क्या आने वाली है कि ये जो रोम है ये टेम्परेरी मेमोरी है या परमानेंट मेमोरी है। ठीक है, जो रोम है वो टेम्परेरी मेमोरी है या फिर परमानेंट मेमोरी। अब इसको समझने की कोशिश करो बच्चे। अब देखो मान लो मैंने कंप्यूटर को ऑन करा, मैं यूज कर रहा हूँ इसका। ठीक है, मान लो लाइट चली जाती है तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा, एकदम से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से जब लाइट आएगी, मैं जब इसको ऑन करूंगा तो क्या इसको ऑन करने के लिए मुझे कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होगा या फिर ये अपने आप ही ऑन हो जाएगा। ठीक है, कई बार आपने भी ये चीज देखी होगी कि मान लो अगर आपके पास लैपटॉप भी है, उसकी बैटरी एकदम से ड्रेन हो जाती है, वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। फिर से जब हम उसको पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो अपने आप ऑन हो जाता है ना, है ना। यानी कि उसकी रोम के अंदर ये जो बायोस है ये पहले भी था और अब भी है। ठीक है, मतलब रोम के अंदर जो डेटा पड़ा हुआ है वो डिलीट नहीं हुआ है, वो वैसे का वैसा ही है। आप चाहे 10 बार बंद करो कंप्यूटर को, चाहे 50 बार बंद करो कंप्यूटर को, उसके रोम के अंदर का जो डेटा होगा, जो बायस होगा, वो कभी भी डिलीट नहीं होगा, वो फिर से ऑन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो बायस होता है ये कभी भी डिलीट नहीं होता है, रोम से ये कभी भी डिलीट नहीं होता है। तो अगर ये डिलीट नहीं होता दोस्तों, तो मैं ये कह सकता हूं कि रोम क्या होती है हमारे पास, परमानेंट मेमोरी। रोम क्या होती है जी, परमानेंट मेमोरी। ठीक है, परमानेंट मेमोरी कह लो या फिर हम इसको क्या कहेंगे, नॉन वोलाटाइल। एक टर्म होती है नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल मेमोरी का मतलब होता है परमानेंट मेमोरी जो कभी भी डिलीट नहीं होती है। जैसे एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, आपकी जो पेन ड्राइव है उसको, उसमें आपने डेटा रखा हुआ, आप कभी किसी कंप्यूटर के साथ लगाते हो, कभी किसी कंप्यूटर के साथ लगाते हो, तो उसका डेटा कभी भी ऐसे तो नहीं होता ना कि डिलीट हो जाता है, या एक बार लगाया डेटा था, दूसरी बार लगाया डेटा नहीं रहा। तो हर बार क्या होता है, डेटा आपको जो था वो मिल जाता है जब तक आप डिलीट नहीं करोगे, है ना, खुद से। तो वो वाली मेमोरी भी क्या है हमारे पास, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी यानी कि जो परमानेंट रहती हो। ठीक है, परमानेंट मेमोरी को क्या बोलते हैं हम, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो आई थिंक आपको रोम का समझ आ गया होगा, रोम की प्रोसेस समझ आ गई होगी कि रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। ये मेमोरी होती है सिर्फ कंप्यूटर के लिए। इसमें जो डेटा फीड होता है वो कौन सा होता है, बायस का। यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो सिस्टम होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन किसमें होती है, बायस में होती है। ठीक है, और बायस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर हमने क्या पढ़ा है कि ये जो रोम है ये होती है परमानेंट मेमोरी, ये कभी भी डिलीट नहीं होती खुद से। ठीक है, जब तक आप इसको करो ना, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। तो एक परमानेंट मेमोरी होती है, और परमानेंट मेमोरी को और क्या बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। परमानेंट मेमोरी को और क्या बोला जाता है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, तो आई थिंक रोम के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं रैम के ऊपर। अब रैम को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। रैम की बात करें तो रैम होती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अब देखो हुआ क्या कि हमने कंप्यूटर को ऑन करा। ठीक है, जब हमने कंप्यूटर को ऑन करा तो उसको ऑन करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, बायस आ गया। ठीक है, और बायस कहाँ स्टोर था, रोम में। यानी कि रोम का काम कितना था, सिर्फ कंप्यूटर को स्टार्ट करना। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे कोई एप्लीकेशन को रन करना है। जैसे हमने सॉफ्टवेयर्स में ही पढ़ा था ना कि कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उठा लो, कि मान लो मुझे फेसबुक को चलाना है या मुझे पबजी को खेलना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, मुझे चाहिए होगी कोई स्टोरेज जिसमें वो जो पर्टिकुलर ऐप है जो रन कर सके, है ना। तो जो इन टाइम कंप्यूटर के चलते टाइम जब हम कंप्यूटर का यूज कर रहे होते हैं तो उसके वर्किंग के समय जो मेमोरी यूज होती है, उसकी वर्किंग के टाइम पे जो मेमोरी यूज होती है उसको क्या बोला जाता है, रैम। ठीक है, तो मैं रैम को क्या कह सकता हूं, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, जो कंप्यूटर से काम करवाती है उसको क्या बोला जाता है, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। कई बार हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा। देखो दोस्तों, आप सभी देखो एक उस उम्र में हो जिस उम्र में पबजी बहुत फेमस है, तो मे भी आप में से कोई ना कोई खेलता होगा, तो उसको पहले जल्दी समझ आ जाएगा। बाकी मैं और भी एग्जांपल्स लूंगा। कई बार हमने देखा होगा कि आप मोबाइल पे पबजी खेल रहे हो, है ना, तो वो काफी लैग होती है। लैग क्यों होती है, क्योंकि आपके जो मोबाइल है उसकी रैम क्या है, कम है। उसकी रैम क्या है, कम है। ठीक है, तो रैम जो होती है वो क्या होनी चाहिए, अगर रैम ज्यादा हो तो
तो आपकी हर एक ऐप स्मूथली चलेगी, क्योंकि उसकी वर्किंग को, उसको रन कौन करवाएगा, रैम ही करवाएगा। रैम जितना ज्यादा उसका स्टोरेज होगा उतनी ही बढ़िया तरीके से आपकी एप्स जो है वो काम कर पाएंगी, चाहे वो कंप्यूटर की बात कर लो चाहे वो मोबाइल की बात कर लो, क्योंकि मोबाइल भी क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो रैम का जितनी ज्यादा रैम होगी उतना एफिशिएंटली आपकी मशीन काम करेगी, आपका कंप्यूटर काम करेगा। ठीक है, क्योंकि रैम क्या होती है, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, रैम क्या होती है हमारे पास, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो आई होप आप सबको ये भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अब रैम की बात करें तो देखो होता क्या है कि आप मान लो कोई ऐप चला रहे हो, ठीक है, तो जब तक आप कोई ऐप चला रहे हो तब तक उसको वर्क कौन कर रहा है, उसके ऊपर वर्किंग मेमोरी कौन सी यूज हो रही है, रैम हो रही है। एक बार आपने वो ऐप बंद कर दी और कंप्यूटर कर दिया शट डाउन, दोबारा से जब आप ऑन करोगे तो वो जो रैम में जो डेटा पहले से चल रहा होगा वो दोबारा वो नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब पहले आपने जो पबजी खेली हुई है तब वो चल रही थी, रैम यूज कर रही थी, वो मेमोरी यूज कर रही थी, लेकिन जब एक बार कंप्यूटर शट डाउन होकर फिर से ओपन होगा तो उस पर्टिकुलर केस में रैम जो है वो फिर से क्या होगी, खाली होगी, उसमें कोई भी डेटा जो है वो स्टोर नहीं होगा। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है बेटा, कि जो रैम होती है वो होती है एक नॉन परमानेंट मेमोरी, यानी कि वोलाटाइल मेमोरी। मतलब कहने का यह है कि जब तक कंप्यूटर चल रहा है, जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक रैम का यूज होता है। रैम क्या होती है, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। फिर से देखो ये चीज मैंने क्यों लिखवाई है आपको, वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, कि जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक मेमोरी यूज हो रही है, एक बार कंप्यूटर बंद, मेमोरी साफ, मेमोरी उसी वक्त साफ। ठीक है, तो इसको बोला जाता है वोलाटाइल मेमोरी, या फिर कह सकते हैं हम नॉन परमानेंट। ये परमानेंट नहीं होती, परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है, रोम, जो कभी डिलीट नहीं होती। रैम क्या होती है, वोलाटाइल, यानी कि नॉन परमानेंट मेमोरी। ठीक है, तो ये दो तीन चीजें थी, दो तीन पॉइंट थे जो आपको पता होना चाहिए गाइस। रैम यानी कि जो जब भी कंप्यूटर काम करता है तो कौन सी मेमोरी यूज करता है, रैम यूज करता है। और रैम जो होती है वो होती है वोलाटाइल मेमोरी। क्वेश्चन डायरेक्टली यही आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलाटाइल मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन वोलाटाइल मेमोरी। सीधा क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब होता क्या है कि देखो तीसरी मेमोरी है हमारे पास कैशे मेमोरी, इसके बारे में भी पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैशे मेमोरी होती क्या है, ध्यान से समझना बेटा। अब कई बार क्या हुआ कि आपने कंप्यूटर में यूज करना शुरू किया, कंप्यूटर को आपने क्या किया, यूज करना शुरू कर दिया, तो उससे क्या हुआ, आपकी मान लो रैम अगर कम है और आपने क्या किया, 3-4 एप्लीकेशन चला दी, तो आपकी रैम जो है वो कम पड़ रही है। ठीक है ना, आपकी रैम थोड़ी कम पड़ गई, तो इस केस में यूज होता है बेटा कैशे मेमोरी का। इस केस में यूज किसका होता है, कैशे मेमोरी का। ठीक है, कैशे मेमोरी इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ रैम, रैम को कॉम्प्लीमेंट करती है। मान लो आपकी रैम जो है वो 4 GB की है, ठीक है, आपने क्या किया, ऐप चला दिया ज्यादा, और ये 4 GB मेमोरी होगी फुल, तो रैम जो रैम करती है, रैम क्या करती है, रैम अपनी तरफ जो उसकी तरफ डेटा आ रहा है ना उसको शिफ्ट करती है कहाँ पे, कैशे मेमोरी पे। ठीक है, तो कैशे मेमोरी कुछ नहीं करती, बस एक सपोर्ट का काम करती है, किसको, रैम को। जब भी कभी रैम फुल हो जाती है तो उस टाइम पे उसकी हेल्प कौन करती है, कैशे मेमोरी करती है। ठीक है, बट कैशे मेमोरी जो होती है, ठीक है, कैशे मेमोरी के बारे में 1-2 पॉइंट पढ़ लो। इसमें जो मेमोरी होती है वो बहुत कम होती है, 8 KB की मेमोरी होती है ये मत सोचना कि ये भी जीबीस में होगी। ठीक है, बहुत महंगी होती है कैशे मेमोरी, इसलिए बहुत सस्ती होती है। उसके बाद आप ये कह सकते हो कि कैशे मेमोरी इज नियरेस्ट टू कंप्यूटर, सॉरी नियरेस्ट टू सीपीयू, सीपीयू के बहुत पास होती है दोस्तों ये मेमोरी। ठीक है, एंड द फास्टेस्ट मेमोरी, कैशे मेमोरी क्या होती है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है। तो कैशे मेमोरी के भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी। तो कैशे मेमोरी होती है फास्टेस्ट मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज द नियरेस्ट टू द सीपीयू। तो नियरेस्ट टू द सीपीयू भी क्या होगा, हमारे पास कैशे मेमोरी होगी। कैशे मेमोरी सीपीयू के पास है बिल्कुल, इसीलिए वो फास्टेस्ट है। ठीक है, इसकी जो स्टोरेज होती है वो काफी लेस होती है, 8 KB मैंने लिखवाया यहाँ पे। ठीक है, 8 KB होती है। उसके बाद कैशे मेमोरी जो है वो बहुत महंगी होती है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, इसीलिए इसकी मेमोरी जो है वो बहुत कम है। ठीक है, और काम क्या होता है कैशे मेमोरी का, रैम को कॉम्प्लीमेंट करना। जब कभी आपको कंप्यूटर को लगता है कि उसकी रैम फुल हो रही है तो वो उसकी जगह पे किसका यूज करता है, कैशे मेमोरी का यूज करता है। हाँ जी, तो आई होप आप सभी को पता चल गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरीज जो कंप्यूटर की वर्किंग के लिए, कंप्यूटर के लिए होती हैं। ठीक है, 2 तरह की मेमोरीज होती हैं, रैम एंड रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, और ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि परमानेंट मेमोरी है। इसमें बायोस की इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के काम आता है। और बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम।
दूसरे नंबर पे जो मेमोरी आती है वो रैम होती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि टेम्पररी मेमोरी है ये, ठीक है। ये डेटा इसमें एक बार आप जब तक कंप्यूटर यूज कर रहे हो तब तक ये आपको आपके साथ रहेगी, जैसे ही कंप्यूटर बंद हुआ ये ऑटोमेटिकली इरेज हो जाएगी, ठीक है ना। इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्लियर। उसके बाद जब कभी रैम हमारी फुल होने लगती है तो कंप्यूटर क्या करता है, डेटा जो है वो शिफ्ट कहाँ कर देता है, कैशे मेमोरी में। कैशे मेमोरी जो है वो होती है फास्टेस्ट मेमोरी, सीपीयू के सबसे क्लोजेस्ट होती है, क्लोजेस्ट मेमोरी टू सीपीयू। मेमोरी इसकी होती है 8 KB की, काफी एक्सपेंसिव होती है ये मेमोरी, ठीक है। कैशे मेमोरी काफी एक्सपेंसिव होती है, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी ये जो नेक्स्ट वाली चीज है डी रैम है, ये डायनामिक रैम होती है, स्टैटिक रैम है, ये प्रोम है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम है, ये पी लगा लेना साथ में, ठीक है, ठीक है, ई प्रोम है। इसके बारे में अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुछ और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी ये आपके सामने है दोस्तों। तो क्या क्या बताया था मैंने, देखो कैशे मेमोरी के बारे में कि नियरेस्ट टू दी सीपीयू, सीपीयू की बिल्कुल पास होती है, बहुत महंगी होती है जी, इसकी मेमोरी बहुत कम होती है, 8 KB की मेमोरी होती है और वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इट इज अ वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब होता है नॉट परमानेंट, टेम्पररी मेमोरी, ठीक है, टेम्पररी मेमोरी होती है। एंड यूज टू कॉम्प्लीमेंट रैम, रैम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज होती है। जब कभी रैम फुल हो जाती है तो उस जगह पे हम किसका यूज करते हैं, कैशे मेमोरी का। जब कभी भी हमारी रैम जो है वो फुल हो जाती है उस टाइम पे हम यूज करते हैं कैशे मेमोरी का। तो आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है आपको। इसके अलावा एक पॉइंट मैं और लिख दूंगा यहाँ पे, फास्टेस्ट मेमोरी होती है दोस्तों, क्योंकि सीपीयू के बिकॉज ऑफ नियरेस्ट टू सीपीयू, सीपीयू के नियरेस्ट होती है ये, ठीक है, ये लिखा हुआ है जो, उसकी वजह से ये फास्टेस्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो जी, प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो कुछ आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी, यूजुअली वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मतलब नॉट परमानेंट, यानी कि किसकी बात हो रही है, रैम की, ठीक है, साथ साथ लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। डेटा इज लॉस्ट इन केस ऑफ पावर इज स्विच्ड ऑफ, ये भी किसकी प्रॉपर्टी है बेटा, रैम की प्रॉपर्टी है। दोनों रैम की प्रॉपर्टी है, वोलेटाइल मतलब नॉट परमानेंट, और डेटा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है अगर पावर जो है वो काट दी जाए तो, ठीक है। उसके बाद है इट इज वर्किंग मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर, रैम क्या होती है दोस्तों, वर्किंग मेमोरी होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर को कैसे काम करवाना है, ऐप्स चलाने के लिए जो मेमोरी की जरूरत होती है वो किसकी होती है, रैम की, ठीक है। उसके बाद फास्टर देन दी सेकेंडरी मेमोरी, ऑब्वियसली सेकेंडरी मेमोरी से क्या होंगी, फास्ट होंगी। रीजन क्या है उसका, ये सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट क्यों होती है, क्योंकि ये जो मेमोरीज हैं ये सीपीयू के ज्यादा क्लोज होती हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो जो मेमोरी सीपीयू के ज्यादा पास होगी उसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा होगी, ठीक है जी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, चाहे वो रैम है चाहे वो रोम है, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब चलेगी हमारा कंप्यूटर, तब चलेगा दोस्तों हमारा कंप्यूटर। इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है, ठीक है, इसके बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चल सकता है। देखो अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एक कंप्यूटर जिसमें सेकेंडरी मेमोरी नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है, या एसएसडी नहीं है, तो क्या कंप्यूटर चलेगा, तो आप क्या बोलोगे, हाँ जी बिल्कुल चलेगा, क्योंकि उस कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या चाहिए, हमें रैम और रोम चाहिए, है ना। और अगर आपसे पूछे कि क्या बिना प्राइमरी मेमोरी के बिना क्या कंप्यूटर चल सकता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, नहीं चल सकता, क्योंकि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, रोम चाहिए, ठीक है, जिसमें बाइट्स होगा, है ना, बूटस्ट्रैप का इंफॉर्मेशन होगा। रैम वर्किंग, जो जब हम वर्किंग करेंगे तो वर्किंग मेमोरी क्या होगी, रैम होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलता है। तो आई होप आपको कैशे मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी का थोड़ा बहुत आइडिया क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब प्राइमरी मेमोरी जैसे कि देखो दो तरह की मैंने आपको बताई थी, रैम और रोम, थोड़ा बहुत हमने बेसिक देखा था, अब टाइप्स भी साथ साथ देख लेंगे हम इसकी। अगर हम बात करें रैम की, तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉट परमानेंट, यानी कि ये वोलाटाइल है, एक ही बात है दोनों का, ठीक है। नीड टू सेव वर्क ऑन सेपरेटली सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, नीड टू सेव वर्क ऑन सेकेंडरी स्टोरेज। इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर आप काम कर रहे हो, मान लो आपने वर्ड फाइल खोल ली, तो आपने सेव नहीं किया डेटा को, आप टाइप करते जा रहे हो करते जा रहे हो, लाइट चली जाती है, तो वो जो डेटा है वो आपको मिलेगा थोड़ी, वो तो खत्म हो गया, क्योंकि वो डेटा तब कहाँ था, रैम में था। लेकिन अगर आप उसको एक बार सेव कर लेते हो सेकेंडरी स्टोरेज में, फिर वो परमानेंट रहेगा, ठीक है। अगर आप सेव नहीं करते हो तो वो क्या होता है, टेम्पररी होता है। तो यही लिखा हुआ है कि उसको सेव करने की जरूरत है। जब भी कभी रैम में कोई काम आप कर रहे हो, जब भी कोई भी आप काम कर रहे हो बिना सेव करे, तो वो रैम का यूज हो रहा होता है, तो वो उसको सेव करने, सेकेंडरी स्टोरेज में लेके आने के लिए, परमानेंट बनाने के लिए आपको उसको सेव करना पड़ेगा,
ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दो तरह की रैम होती है, एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब जो एक जगह पे फिक्स है, ठीक है। डायनामिक जो चेंज होती रहती है। ये क्या है इन दोनों का डिफरेंस, ध्यान से समझना, बहुत इजी है। देखो स्टैटिक रैम की बात करें तो ये क्या होती है, ऑन चिप मेमोरी, ये कि ये चिप के ऊपर ही लगी होती है, चिप के ऊपर मेमोरी लगी होती है, ठीक है। हुज एक्सेस इज स्मॉल, दे आर फास्टर, यूजेस ट्रांजिस्टर। इसको समझना कि इनका जो एक्सेस टाइम होता है ये काफी कम होता है, ये बहुत फास्टर होती है। क्यों फास्टर होती है? क्योंकि ये ऑन बोर्ड मेमोरी है, यानी कि चिप के ऊपर लगी हुई मेमोरी है, और ये सीपीयू के काफी क्लोज है। तो जो मेमोरी सीपीयू के क्लोज होती है वो ऑटोमेटिकली फास्टर होगी, ठीक है। टाइम उसको क्या लगेगा, कम होगा, कम लगेगा। और ये किसका यूज करके बनती है, ट्रांजिस्टर्स का, ट्रांजिस्टर का यूज होता है दोस्तों इसमें, ठीक है। और दूसरा, डज नॉट नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट टू मेंटेन डेटा। पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है कि इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस एक बार लगाई है, आप काम करते रहो, कोई बात नहीं, इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर यही लगी होती है देखो सारे कंप्यूटर्स में, ठीक है। ज्यादातर स्टैटिक रैम का यूज होता है, आपको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं बात करूं डायनामिक रैम की, तो देखो इसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं थी, अब इसको रिफ्रेश करने की जरूरत है, नीड पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट, इसको साथ साथ रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, ये ऑफ चिप मेमोरी होती है, मतलब ये चिप पे नहीं लगी होती, कहीं और लगी होती है साइड पे, ठीक है ना। तो अगर ये साइड पे लगी है मतलब सीपीयू से दूर है, साइड पे लगी है कहीं तो फिर सीपीयू से दूर होगी, अगर चिप पे नहीं लगी, बोर्ड पे नहीं लगी है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी स्पीड जो है वो स्टैटिक रैम के मुकाबले क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टैटिक रैम के मुकाबले क्या होगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो स्पीड कम होएगी, लिखा हुआ है यहाँ पे, इट हैज हाई एक्सेस टाइम, टाइम ज्यादा लगता है, एंड हेंस अ बिट स्लोअर, थोड़ी सी स्पीड उसकी क्या है, कम है। और इसमें क्या यूज होता है, कैपेसिटर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि कौन सी रैम में कैपेसिटर यूज होते हैं और कौन सी रैम में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर किस में यूज होते हैं, स्टैटिक रैम में, और कैपेसिटर कहाँ यूज होते हैं, डायनामिक रैम में, ठीक है जी। ये देखो कैपेसिटर डी रैम, सी डी रैम, इस तरीके से याद रख लो, ठीक है, सी डी रैम। बाकी कैपेसिटर तो स्टैटिक रैम में है ही, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे रोम की। आई थिंक रैम का आप सबको क्लियर हो गया होगा, दो ही तरह की रैम है, एक स्टैटिक है जो मतलब चिप के ऊपर ही लगी होती है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, ठीक है, उसको रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। जो डायनामिक रैम है वो ऑफ चिप होती है, मतलब चिप से दूर लगी होती है कहीं, यानी कि सीपीयू से दूर है, तो उसकी स्पीड कम है, उसको टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा प्रोसेसिंग में, ठीक है। और उसको पीरियोडिक रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है, उसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास रोम। रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसके बारे में भी बेसिक हमने पढ़ ही लिया हुआ है। फॉर बूटस्ट्रैपिंग ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए किसका जरूरत पड़ता है, रोम का। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, बायस की इंफॉर्मेशन, इसमें क्या होता है दोस्तों, बायस की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद देखो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू स्टार्ट कंप्यूटर, इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए। बायस है ना, ऑब्वियसली बायस है, इसमें तो इंस्ट्रक्शन होंगी कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। अब ये क्या होती है, परमानेंटली इनबिल्ट होती है। अब ये जो हमारा रोम है ना, ये ज्यादातर ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड होता है, प्री प्रोग्राम्ड होता है बाय द मैन्युफैक्चरर। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखा होगा कि आपको ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे हम कंप्यूटर को स्टार्ट कर सके, वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, मैन्युफैक्चरर ऑलरेडी ये फिल करके देता है, प्रोग्राम करके देता है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखो बेटा, तीन तरीके की होती है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। सबसे पहले आती है हमारे पास प्रोम, यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। दूसरी आती है ई प्रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। फिर आती है ई प्रोम। ई प्रोम क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है जी। तो इसको समझना थोड़ा सा। सबसे पहले बात करेंगे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जब स्टार्ट हुआ था ये चीजें, जब रोम आनी शुरू हुई थी, तो उसमें सबसे पहले आती थी गाइस प्रोम, ठीक है। तो ये क्या था कि सप्लायर बाय एम्प्टी बाय सप्लायर, सप्लायर के द्वारा एम्प्टी होती थी, कैन बी फिल्ड बाय यूजर बट कैन नॉट बी इरेज्ड। ये क्या होता था कि यूजर इसको खुद फिल करता था, वो खुद इंस्ट्रक्शंस डालता था, सॉफ्टवेयर डालता था इसमें, ठीक है। बट एक बार जब सॉफ्टवेयर डल गया, दोबारा ये इरेज नहीं होगा, दोबारा इरेज नहीं होगा, बस एक बार जो डल गया वो डल गया बस, ठीक है। दोबारा ये इरेज नहीं होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेशन एक बार अगर आ गई तो। अब उसके बाद देखो कि जैसे हम अपनी बात तो नहीं करेंगे, खैर हमने तो कभी ऐसा काम नहीं किया होगा कि हम रोम को खाली कर रहे हैं या उसको इरेज कर रहे हैं, इसलिए हमें पता भी नहीं होगा इसके बारे में, ठीक है। बट जो कंप्यूटर के है ना बढ़िया बंदे हैं, जो ये कह लो कंप्यूटर साइंटिस्ट कह लो, ठीक है, उनको डेटा को चेंज करते रहना होता है, ठीक है। वो डेटा को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं। वो चाहते हैं कि हर अलग अलग तरीके से कुछ इन्वेंशन करी जाए, है ना। तो उनको चाहिए थी रोम
जो इरेजेबल हो, उनको रोम क्या चाहिए थी, इरेजेबल। तो तब इंट्रोड्यूस हुई, देखो अब उसकी डिमांड क्रिएट हुई है तो इन्वेंशन भी होगी उसकी, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या आया हमारे पास, ईप्रोम, यानी कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इस मेमोरी को देखो आप डिलीट भी कर सकते थे, यूजर खुद डिलीट कर सकता था और फिर से रीराइट कर सकता था, फिर से उसको लिख सकता था, फिर से उसमें प्रोग्राम डाल सकता था, ठीक है। अब इसका डेटा कैसे डिलीट होता था, डेटा डिलीट होता था बाय यूवी रेज। इसका डेटा कैसे डिलीट किया जाता था, बाय यूवी रेज, मतलब इसको धूप में रख दो, 6-7 घंटे लगते थे आराम से और डेटा ऑटोमेटिकली सारा क्या हो जाता था, डिलीट हो जाता था, ठीक है। तो ये था तो बहुत अच्छी चीज कि भाई इसमें इरेज हो रहा है, यूजर क्या करता है, वो अपनी मर्जी से डेटा इरेज करके अपनी मर्जी से जैसे मर्जी प्रोग्राम कर दे, मतलब उसका कंप्यूटर हर बार अब अलग अलग तरीके से स्टार्ट हो सकता है, अलग अलग बढ़िया बढ़िया तरीके से। नहीं तो हमारा क्या होता है, हर बार वही है, पहले डेल का या फिर एचपी का आता है लोगो, उसके बाद फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, फिर उसके बाद आ जाती है विंडो हमारी, उसका अलग अलग तरीके से स्टार्ट होने लग गया है, ठीक है। बट टाइम कंज्यूमिंग बहुत था ये, मतलब यूवी रेज में 6-6 घंटे मतलब धूप में रखे वो उसको, है ना, रोम को धूप में रखेगा, फिर वो डिलीट होगा, फिर से वो उसको रीराइट करेगा, तो वो काफी मतलब कि टाइम कंज्यूमिंग था। तो देखो ऑब्वियस सी बात है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है मतलब ड्रॉबैक आ गया, तो जहां पे ड्रॉबैक, जहां पे नीड होती है वहां पे इन्वेंशन आ जाती है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे एक और इन्वेंशन हुई फिर, ईईप्रोम। अब ये ईईप्रोम क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। यानी कि अब की बार क्या होता था कि भाई अलो यूजर टू इरेज डाटा एंड सिंपली अप्लाइंग वोल्टेज चिप। अब क्या होता है, इसके साथ एक चिप करो, वोल्टेज वाली एक चिप लगाओ, ठीक है, और डेटा साथ के साथ ही खत्म, मतलब विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से एक बार चिप लगाई, वोल्टेज वाले हाई वोल्टेज चिप लगाई, सारा डेटा खत्म, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि सेव अ लॉट ऑफ टाइम, और ये एक्सपेंसिव बहुत ज्यादा थी, पर जब को टाइम बचेगा तो पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, वही चीज इसमें भी था कि ये क्या थी, टाइम बहुत सेव करती थी यूजर का, बट बहुत ज्यादा ये क्या थी, एक्सपेंसिव थी, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या थी, एक्सपेंसिव थी, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं, अगर मैं बात करूं एसएसडी की, एसएसडी के बारे में सुना होगा दोस्तों, हमारे लैपटॉप वगैरह में होती है ये मेमोरी, होती है ये सॉलिड स्टेट ड्राइव, आगे चल के खैर हम बात भी करेंगे, सेकेंडरी मेमोरी है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा गाइस कि ये जो फंक्शन करती है ये भी ईईप्रोम के ऊपर ही करती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फ्लैश मेमोरी होती है ये, ठीक है। आगे चल के पढ़ेंगे ये सारा क्या होता है। तो पहले आई होप आप सबको ये दोनों चीजें समझ आ गई होंगी। प्राइमरी मेमोरी हमारी यहाँ पे हो चुकी है खत्म, कैशे मेमोरी हमने पढ़ ली क्या होती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट करती है जो रैम को, बस 8 KB फास्टेस्ट मेमोरी, ठीक है, क्लोजेस्ट टू सीपीयू। उसके बाद रैम का हमने पढ़ लिया सारा कि दो तरह के रैम है, स्टैटिक रैम है और डायनेमिक रैम है। फिर हमने पढ़ लिया कि रोम क्या होता है, ठीक है, 3 तरह की रोम है, प्रोम है, ई प्रोम है, ई प्रोम है, ठीक है। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास आएंगे सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है इट इज फॉर एंड यूजर, मतलब हमारे और आपके लिए है, मुझे मूवीज डाउनलोड करके कहीं रखनी है, ठीक है, मुझे म्यूजिक रखना है कहीं पे, मुझे गेम्स वगैरह का डेटा रखना है कहीं पे, मुझे अपनी पिक्स वगैरह रखनी है, ठीक है, मुझे ऑफिस का काम जो है वो रखना है कहीं पे स्टोर करके, उसके लिए मैं यूज किसका करूंगा, सेकेंडरी मेमोरी का, ठीक है। उसके लिए रैम का यूज नहीं होगा, क्योंकि रैम क्या होती है, टेम्पररी मेमोरी, डेटा डिलीट हो जाएगा एक बार पीसी बंद हुआ तो, ठीक है। रोम में सिर्फ बायोस होता है, तो मतलब प्राइमरी मेमोरी में ये नहीं स्टोर हो सकता है, उसके लिए कौन सी मेमोरी यूज होती है, सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। तो जैसे प्राइमरी मेमोरी होती है सिर्फ कंप्यूटर के लिए, वैसे ही सेकेंडरी मेमोरी किसके लिए होती है, एंड यूजर के लिए, मतलब मेरे और आपके लिए, ठीक है। अब ये बेटा दो तरह की मेमोरीज होती हैं, एक होती है मैग्नेटिक मेमोरी और एक होती है ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है जी। उसके बाद आता है हमारे पास नॉन एज अ बैकअप मेमोरी, ऑब्वियसली बैकअप मेमोरी काम आती है, क्योंकि कंप्यूटर को जो जो चाहिए था वो कंप्यूटर के पास ऑलरेडी है इन फॉर्म ऑफ प्राइमरी मेमोरी, बट जो हमें चाहिए, जो बैकअप के लिए हमें चाहिए, हम कोई काम कर रहे हैं, हमें वो काम कहीं सेव करना है, तो सेव कहाँ होगा, सेकेंडरी मेमोरी में, तो बैकअप मेमोरी होती है, ठीक है। तीसरा ये नॉन वोलेटाइल होती है, मतलब ये परमानेंट मेमोरी है, घबराने वाली बात नहीं है, जो डेटा इसमें एक बार सेव हो गया वो कहीं नहीं जाएगा, वो उसमें रहेगा, ठीक है। उसके बाद डेटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ द पावर इज स्विच ऑफ, पावर अगर स्विच ऑफ भी हो जाए, हम भी करते हैं ना अपना कंप्यूटर बंद, अगले दिन जाके देखोगे डी ड्राइव में, ई ड्राइव में जो डेटा आपने रखा था वही डेटा आपका ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। तो ये परमानेंटली डेटा इसमें क्या रहता है, स्टोर रहता है, यानी कि ये मेमोरी कौन सी होती है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है जी। अब अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें बेटा, तो दो तरह की होती है सेकेंडरी मेमोरीज, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा आता है डायरेक्ट एक्सेस,
पहला क्या होता है सिक्वेंशियल एक्सेस, दूसरा होता है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। सिक्वेंशियल का मतलब क्या होता है, 1 2, जो मतलब कि एक सीरियल वाइज चले। जैसे एग्जांपल दे, देखो मैं कैसेट की एग्जांपल, मैग्नेटिक टेप सच एज कैसेट्स। ठीक है, ये होती है मैग्नेटिक टेप। ये कभी ना कभी आपने अपनी जिंदगी में देखी होगी। ठीक है, अगर आपकी एज 26 27 के अराउंड है तो ये पक्का आपने देखी होगी जब आप बचपन में थे अपने, है ना। तो होता था ना एक, ये होती है ना कैसेट बोलते थे इसको हम। तो इसमें क्या करते थे हम कि 8 या 9 मान लो सॉन्ग्स आपने इसमें रिकॉर्ड करवाए हैं। तो सॉन्ग कैसे रिकॉर्ड होते थे, पहले पहला सॉन्ग रिकॉर्ड होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे 8 सॉन्ग क्या हो गए इसमें रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, अब मान लो अगर मुझे मैं आपको ये कहता हूँ कि ये पहला सॉन्ग है, मुझे क्या करना है, 8वां सॉन्ग लगाना है ये वाला। अगर मुझे 8वां सॉन्ग लगाना है तो वो कैसे चलता था, हम क्या करते थे, पेंसिल डाल के घुमाते रहते थे ना इसको, यहाँ से ऐसे ऐसे करके घुमाते रहते थे, है ना। तो पहले पहला गाना चलता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, फिर बाद में क्या आता था, 8वां। मतलब सीक्वेंस वाइज होता था। ऐसा कभी नहीं है कि यहाँ पे आपने कोई सॉन्ग लगाया है अगली बार वो यहाँ पे आ गया ना। अगर कोई सॉन्ग दूसरे नंबर पे है वो हमेशा कितने नंबर पे रहता था, दूसरे नंबर पे। तो उसको क्या बोला जाता है, सिक्वेंशियल। जैसे बीसीआर है, बीसीआर भी क्या था, सिक्वेंशियल ही तो था। तो ये भी क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस है। ठीक है, बट ये क्या था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। जैसे मान लो अगर ऐसा कोई टेक्नोलॉजी आ जाती है कि एक एक कैसेट में मान लो 200 सॉन्ग्स हैं। आजकल हमारी नीड ऐसी है ना, नॉर्मल हम कितने गाने स्टोर करके रखते हैं, 500 600 800 1000। तो मान लो मेरे पास 300 सॉन्ग हैं, तो मुझे अगर 290 में गाना चलाना है तो फिर तो भाई हाथ थक जाएंगे इसको आगे करते करते। ठीक है, तो मतलब ड्रॉबैक आना शुरू हो गया इसका। तो जहां ड्रॉबैक आना शुरू होता है वहीं पे ही क्या होता है, इन्वेंशन का जन्म होता है। तो वहीं पे फिर इन्वेंशन हुई और आ गया हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस। अब डायरेक्ट एक्सेस क्या होता है, जब मैग्नेटिक डिस्क है हमारे पास, ठीक है, वो होगी, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड ड्राइव्स हैं, सीडी रोम है, रीराइटेबल सीडीज हैं, ब्लू रे डिस्क है, पेन ड्राइव्स है, हमारी मेमोरी कार्ड्स हैं। ये सारे के सारे क्या है हमारे पास, डायरेक्ट एक्सेस है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि मैं क्या करता हूँ, मेमोरी कार्ड की एग्जांपल लेके चलते हैं, वो एग्जांपल लेंगे जो आप यूज करते हो। मैं क्या करता हूँ, मेमोरी कार्ड में बहुत सारे गाने हैं, तो वो मैं क्या करता हूँ जी, अपने पीसी के साथ अटैच करता हूँ उसको। जब मैं पीसी के साथ बेटा अटैच करूंगा तो क्या होता है, फोल्डर बन के आ जाते हैं। तो मैं किसी भी फोल्डर पे जाऊं, कोई भी नंबर का गाना चलाऊं, डायरेक्टली चला सकता हूं ना, मुझे उसको आगे पीछे करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट गाना चल सकता है। ठीक है, तो इसलिए वो क्या क्या कहेंगे हम उसको, डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, आप कोई हार्ड ड्राइव लगाते हो, पेन ड्राइव लगाते हो, या सीडी रोम वगैरह जो हार्ड ड्राइव लगाते हो, तो आप डायरेक्ट फोल्डर बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो जब फोल्डर बन के कोई चीज आती है तो उसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट एक्सेस, जो इसमें नहीं थी, जो सीक्वेंशियल एक्सेस में नहीं था। उसमें क्या था, सीक्वेंस में होता था, बस आपने बस उसमें पेंसिल फंसा के करते हैं ना, घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, और जब अपना गाना आया तो फिर उसको बजा दिया। ठीक है, तो ये दो तरह का होता है हमारे पास, एक होता है सीक्वेंशियल एक्सेस और एक होता है डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सेस में क्या आता है हमारे पास, देखो मेमोरी कार्ड हो गया, यूएसबी फ्लैश मेमोरी होगी। फ्लैश मेमोरी समझते हो ना क्या होती है, फ्लैश मेमोरी का आई होप आप सभी को पता होगा। ठीक है, फ्लैश मेमोरी जैसे यूएसबी हो गया, जैसे एसएसडी हो गया, ठीक है, जैसे आपका मेमोरी कार्ड हो गया, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फ्लैश मेमोरी। ये सारे एग्जांपल किसकी हैं, फ्लैश मेमोरी की। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखो, अब एक आपसे सवाल है, ठीक है, एक आपको काम दूंगा मैं। ठीक है, आपने ढूंढना है इस चीज को जो मैं कहूंगा। ठीक है, आपने डिफरेंस निकालना है। ठीक है, या फिर ये कह लो कि एसएसडी वर्सेस एचडीडी। आपने पता करना है दोस्तों कि ये इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, स्पीड के अलावा, स्पीड देखो एसएसडी की स्पीड ज्यादा है, एचडीडी की कम है, एसएसडी महंगी होती है, एचएसडी सस्ती होती है। इसके अलावा दो मैंने आपको बता दिया कि फास्टर है, फास्टर एंड एक्सपेंसिव। ठीक है, ये थोड़ी कम फास्टर है, स्लोअर एंड चीपर कह सकते हैं इसको आप। इसके अलावा आपने कुछ और जो डिफरेंस है वो ढूंढ के मुझे बताना है। ठीक है, कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं इसका। ठीक है, और कैसे कैसे अब दुनिया आप देख रहे होंगे कि एचडीडी से अब हम एसएसडी में शिफ्ट कर रहे हैं। अब देख रहे हैं उसके बाद कोई और आ जाएगी, और फास्टर आ जाएगी, और बढ़िया आ जाएगी। ठीक है, तो आपने मुझे डिफरेंस बताना है कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो मेमोरी के बारे में हमने पढ़ लिया कि मेमोरी क्या क्या होती है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिट्स ऑफ मेमोरी, कि यूनिट्स इसके क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो पूरा टेबल ये दोस्तों याद कर लेना अच्छे तरीके से। बस 3 4 चीजें हैं जो पहले स्टार्टिंग में आपने याद करनी है, बाकी तो आप इजीली कर लोगे। ठीक है, तो देखो जी,
जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, उसको बोला जाता है बिट। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बिट। और वो होता है बाइनरी डिजिट। और वो क्या होता है हमारे पास, बाइनरी डिजिट। जैसे 0 है और 1 है, तो 0 और 1, 0 क्या है, एक बिट है, 1 भी क्या है, एक बिट है। समझ गए ना बात को। तो 1 बिट किसके बराबर होता है, 1 बाइनरी डिजिट के। उसके बाद आता है हमारे पास 4 बिट्स। 4 बिट्स क्या होता है, एक निबल। अगर आपसे पूछे हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन 1 निबल, तो आपका आंसर क्या होगा, 4। उसके बाद 8 बिट्स जो होती हैं वो बनाती हैं एक बाइट। 8 बिट्स क्या बनाती हैं, एक बाइट बनाती हैं। ठीक है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। उसके बाद आता है देखो 16 बिट्स। 16 बिट्स बनाती है जी एक वर्ड। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, अब नोट कर लेना इसको। ठीक है, इसको बेटा नोट कर लेना, 16 बिट्स इज इक्वल टू 1 वर्ड। एक वर्ड बनाना है तो कितनी बिट्स लगेंगी, 16 बिट्स लगेंगी। ठीक है, अब देखो जब आप बाइट तक पहुंच गए तो फिर अब हमें पता है कि 1024 बाइट्स इज इक्वल टू 1 KB। 1 KB 1 किलो बाइट, KB क्या होता है, 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट। ठीक है, मेगाबाइट मतलब MB, ये MB है बेटा, ये KB है और ये MB है, ये GB है। ठीक है, ये TB है। अभी तक जो हमारे कंप्यूटर है वो हम TB तक पहुंच चुके हैं। ठीक है कि 1024 गीगाबाइट्स इज इक्वल टू 1 TB। TB तक तो हम पहुंच चुके हैं। नॉर्मल जो मेमोरी आजकल कंप्यूटर्स की आ रही है वो 1 TB तो आ ही रही है। ठीक है, TB के बाद क्या होता है, 1024 TB क्या होता है, 1 पेटाबाइट। ठीक है, उसके बाद 1024 पेटाबाइट क्या होता है हमारे पास, 1 हेक्साबाइट। 1 हेक्साबाइट। और 1024 हेक्साबाइट क्या होता है, 1 जेटाबाइट, जीटाबाइट सॉरी। ठीक है, उसके बाद और भी है बेटा, जेटाबाइट है। ठीक है, जेटाबाइट के बाद आता है जोटाबाइट। ठीक है, यानी कि 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 जोटाबाइट। ठीक है, फिर 1024 जोटाबाइट इज इक्वल टू 1 ब्रोटोबाइट। ठीक है, ब्रोटोबाइट आ जाएगा। उसके बाद 1 ब्रोटोबाइट, 1024 ब्रोटोबाइट जो होता है, ब्रोटोबाइट सॉरी, इज इक्वल टू 1 जियोबाइट। ये 1 क्या है, जियोबाइट है बेटा, ये जियोबाइट। तो इस तरीके से ये कुछ मेमोरी की यूनिट्स है। अभी तक हम पहुंचे हैं बेटा यहाँ पे। ठीक है, आप याद करो जब हम बात करते थे पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तब हम थे केबीस पे, है ना, केबीस पे थे। तो केबीस से बाइट से केबी पे आए, केबी पे हम मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट पे आ चुके हैं। अब धीरे धीरे देखना ये भी बढ़ता रहेगा। अब 10 साल की बात है दोस्तों, ये सारे कवर हो जाएंगे, तो आपके सामने ही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आपको एक चीज और बताना चाहूंगा मैं कि MB और MB में क्या डिफरेंस होता है, या KB और KB में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो जो छोटा b होता है, छोटा b जो होता है वो स्टैंड्स फॉर बिट, और जो बड़ा B होता है वो किसके लिए आता है, बाइट के लिए। ठीक है, कभी आपने कोई लगवाया होगा, कोई पैकेज लगवाया होगा मान लो डेटा का, तो उसमें ऐसा होता है ना 100 MBPS की स्पीड है, जब 200 MBPS की स्पीड है। आपके पास आपका मोबाइल है, सब कुछ छोड़ो, अपने मोबाइल की स्पीड टेस्ट करके देखो, स्पीड टेस्ट टाइप करना, तो उसमें रन टेस्ट करके देखना एक बार। तो KB में B छोटा होगा, MB में B छोटा होगा। ठीक है, करके देखो, वीडियो को पॉज करो, करके देखो। तो आई होप करके देख लिया होगा, करके देख लेना एक बार। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, MB छोटा b होता है, तो वो क्या होता है, मेगा बिट्स। ये क्या है, मेगा बिट्स। ठीक है, तो ये होता है बेटा कि 8 मेगा बिट्स इज इक्वल टू 1 MB। तो मतलब कहने का ये है कि अगर आपका जो कनेक्शन है वो 100 MBPS की स्पीड देता है, ऐसे लिखा होता है बेटा, अगर वो है 100 MBPS की स्पीड दे रहा है, तो जो आप समझ रहे हो ना वो नहीं है। एक्चुअल में जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 12.5 MBPS, बड़े वाला मेगाबाइट। ठीक है, तो ये बस कंपनीज का देखो तरीका होता है हमें बेवकूफ बनाने का, सिंपली, है ना। तो वो 100 MB नहीं होता, वो मेगाबाइट वाला MB नहीं है जो हम सोचते हैं, वो मेगा बिट्स है। तो याद रखना, छोटा b है तो बिट्स होगा, बड़ा b है तो बाइट होगा। फुल फॉर्म में कई बार कंफ्यूज करता है ऑप्शंस में, तो ध्यान से, ठीक है, उस चीज को ध्यान से करना है आप सभी ने। तो आई होप ये चीज भी आप सभी को समझ आ गया होगा। इनको याद कर लेना, कई बार ना असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमसे पूछ लेता है कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है, और इसमें क्या क्या जरूरी है देखो, जैसे ये 1000 बाइट्स है,
ठीक है, ये 1 मिलियन बाइट्स है। 1 MB में क्या होता है, 1 मिलियन बाइट्स होते हैं, ठीक है। 1 GB में क्या होता है, 1 बिलियन बाइट्स, ठीक है। और 1 TB में क्या होता है, 1 ट्रिलियन बाइट्स। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि 1 मिलियन बाइट्स बताओ कहाँ होते हैं, तो 1 मिलियन बाइट्स कहाँ होते हैं, 1 MB कंसिस्ट ऑफ 1 मिलियन बाइट्स, एंड 1 बिलियन बाइट्स कंसिस्ट ऑफ 1 GB, एंड 1 ट्रिलियन बाइट्स कंसिस्ट ऑफ 1 TB, ठीक है। टेराबाइट से ट्रिलियन, मेगाबाइट से बिलियन, बीच में क्या है, बिलियन, बीच में क्या हो जाएगा, बिलियन। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीजें आप सभी को समझ आ गई होंगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आई होगी। प्राइमरी मेमोरी का आपको क्लियर हो गया होगा, रैम रोम का क्लियर हो गया होगा, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी का पता चल गया होगा, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, ठीक है, फ्लैश मेमोरी होगी, कैशे मेमोरी का आपको पता चल गया होगा, और इनकी वर्किंग का पता चल गया होगा कि रैम का काम क्या है, रोम का काम क्या है, सेकेंडरी मेमोरीज का क्या पर्पज होता है, ठीक है, कौन सी इरेजेबल है, कौन सी नहीं है, कैसे हम किसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, किसका यूज ज्यादा है, किसका कम है, कौन सी किसकी स्पीड ज्यादा है, किसकी स्पीड कम है, ये सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास दोस्तों मैं यही खत्म कर रहा हूं, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।